हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या कभी आपने सोचा है कि ईरान और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं उनमें तनातनी हमेशा क्यों देखने को मिलती है? आप जब भी देखेंगे तो ईरान के ऊपर अमेरिका आपको हमेशा सेंक्शन लगाता दिखता हो पाया जाएगा कि कभी भी वो उन पर सेंक्शन लगा देता है, कभी भी प्रतिबंध लगा देता है। ये क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? जब न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बहुत ऐसे आर्टिकल हमको मिलते हैं जो इतिहास के पन्नों से हमको परिचित कराते हैं। ऐसा ही एक आर्टिकल हमको मिला है न्यूज़पेपर में जो बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो संबंध है क्यों इतने खराब हैं। अमेरिका जो अपने आप को पूरी दुनिया की सुपर पावर मानता है, अपने आप को पूरी दुनिया का बॉस मानता है, और उसने मानना शुरू शुरू ही किया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पावर ऑफ हेजेमनी है वो ब्रिटेन के हाथों से छूट चुकी थी और पूरी दुनिया में दो ही महाशक्ति बचे हुए थे, एक अमेरिका और एक रशिया। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता था, रूस अपने आप को सुपर पावर, और इसी बीच दोनों के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत होती, शीत युद्ध की। और उस समय अमेरिका ने कई लड़ाइयाँ लड़ी अपना डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं, कोल्ड वॉर के साथ में आपने खाड़ी युद्ध के बारे में सुना होगा, फिलीपींस वॉर सुना होगा, और एक हॉस्टेज क्राइसिस भी आपने सुना होगा। इसको हम लोग युद्ध या वॉर नहीं कहते हैं, लेकिन एक ऐसी घटना है जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया। इतनी खतरनाक घटना कि एक राष्ट्रपति का पद चला गया सिर्फ उस घटना के कारण। आज हम लोग 1979 के उस होस्टेज क्राइसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको अमेरिका सपने में भी भूलना चाहेगा कि कभी नहीं होना चाहिए। 444 दिन की वो लंबी कहानी, विश्व का सर्वशक्तिमान कहने वाला देश, अपने आप को बॉस मानने वाला देश घुटनों पर आया और 444 दिनों के बाद अपने बंधकों को छुड़ा पाया। और ये करने वाला जो देश था वो ईरान था। इस पूरी कहानी को आज समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम जर्नलिस्ट प्लीज के ढेर सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। आप इसको हिस्ट्री, IR दोनों में लिंक कर सकते हैं अपनी UPSC की जर्नी में। और कहते हैं ना कि झुकती नहीं है, शक्तिशाली लोग झुकते नहीं हैं, झुक सकते हैं। उस तरीके के प्रयास आपको करने पड़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पूरी कहानी को। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पीछे दिखा हुआ है कि जब ईरान ने 53 जो अमेरिकी हैं इन अमेरिकियों को बनाया बंधक। अमेरिका गिड़गिड़ाता रहा, छुड़ाने गए 8 कमांडोज की लाश लौटी। 444 दिनों की जद्दोजहद की कहानी। कमांडो गए छुड़ाने के लिए, नहीं छुड़ा पाए। फिर एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है, एक फेक मूवी क्रिएट की जाती है। उसके बाद भी बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगती है। अंत में फिर एक ट्रीटी ही साइन करनी पड़ती है जब ईरान 444 दिन के लंबे संघर्ष के बाद जब क्राइसिस से गुजरने लगता है, फिर वो अग्रीमेंट के लिए तैयार होता है और दोनों देश अग्रीमेंट करते हैं। इसके कारण उस समय की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में भूचाल देखने को मिलता है पूरी दुनिया का, क्योंकि ईरान ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज में से एक है। और जब भी गल्फ कंट्रीज या मिडिल एशिया की कंट्रीज के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल ऑयल पर आता है। ऑयल हर देश की मजबूरी है क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है अब सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से चलती है, वो किसी भी तरीके की ऊर्जा क्यों ना हो। और इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो इंजन चलते हैं उनमें हमको क्रूड ऑयल की नीड पड़ती है, चाहे आप उसको डीजल कह लें या पेट्रोल कह लें। आज हम EV के एरा में हैं पर फिर भी उतनी नहीं है। सोचिए उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो वर्ल्ड पावर को झुकना पड़ा है। एक जिद की कहानी आप यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। पूरी कहानी की शुरुआत ये 4 नवंबर 1979 की वो रात, वो समय है या वो वक्त है जब अमेरिका को घुटनों पर लाया ईरान। और कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक कहते हैं ना कि इजराइल और ईरान या इजराइल और इस्लामिक कंट्री के बीच में तो कहानी कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। अमेरिका सपोर्टर है इजराइल का, और इजराइल की किसी हरकत का सपोर्ट जब किया गया ईरान को बड़ा बुरा लगा। और इसके बाद ये कहानी इतनी खतरनाक हो जाती है कि ईरान
जो यूएसए की एम्बेसी है उस पर कब्जा कर लेता है, जिनके जितने ऑफिशियल्स होते हैं सबको बंधक बना लेते हैं, और ये कहानी 444 दिन तक चलती है। चलिए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ एंड अपडेट मिल जाएगा, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ और अपडेट के लिए। तो मिलते हैं फिर इस ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 4 नवंबर 1979 की सुबह, यानी आज से ठीक 46 ईयर पहले, वॉशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दफ्तर का फोन बजा। कॉल ईरान से थी। वहां अमेरिकी दूतावास की पॉलिटिकल ऑफिसर एलिजाबेथ एन स्विफ्ट ने हाँफते हुए कहा कि हमला हो गया है। भीड़ दीवार फांदकर दूतावास के अंदर घुस रही है और दूतावास पर कभी भी कब्जा हो सकता है। एलिजाबेथ के आखिरी शब्द थे, वी आर गोइंग डाउन। ये जो घटना है अमेरिकी की एम्बेसी की है ईरान में 1979 में। अब ईरान 1925 से लेकर 1970s तक काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ लिबरल लोगों की सरकार रही, लेकिन 1970s के अराउंड जब सरकार बदलती है उस समय, तो जो ईरान है वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री अनाउंस कर देता है और धीरे धीरे रेडिकल इस्लाम में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो 1979 की सुबह ईरान से फ़ोन जाता है अमेरिका, और अमेरिका को समझ में आता है कुछ हो गया है। और हुआ क्या कि जो ईरान के युवा थे उन्होंने पूरी एम्बेसी पे कब्जा कर लिया और लोगों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने की वजह क्या है ये भी समझिए। ईरान के जो लिबरल पार्टी के लीडर हुआ करते थे वो अमेरिका चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, और यूएसए उनको संरक्षण दे देता है, और यही चीज़ खराब लग जाती है ईरान को, और बदला लेने के लिए ये स्टेप यहाँ पर लेते हैं, ध्यान रखना। आगे कहानी चलते हैं फिर, ठीक है। यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी होस्टेज क्राइसिस। अमेरिका ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए ईरान पर प्रतिबंध लगाए, मिलिट्री ऑपरेशन चलाए, कूटनीति का सहारा लिया, लेकिन बात नहीं बनी और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। जिमी कार्टर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस इतिहास में एक बहुत बड़ा सवाल या क्वेश्चन मार्क छोड़ा जाएगा कि क्या कर रहे थे आप तो दुनिया की महाशक्ति थे और ईरान ने आपको झुका दिया छोटी सी जीत के लिए। तो अमेरिका जो है डोमिनेंस दिखा रहा है, उसको ध्यान रखना चाहिए, सीखना चाहिए यहाँ से कि जब कोई देश आ जाता है बदला लेने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ईरान अमेरिका संकट है, चैप्टर 1, या आप न्यूज़पेपर का नाम देख सकते हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति की जमीन कैसे तैयार हुई। ईरान इनिशियली रेडिकल इस्लाम के लिए नहीं जाना जाता था। 1925 के आसपास ईरान में जो सरकार बनती है वो सरकार लिबरल आइडियोलॉजी की बनती है, खुले विचारों की, जो यूरोप और यूके से काफ़ी प्रभावित थे। 1925 में ईरान में पहलवी वंश का शासन आया। पहले शासक रजा शाह अमेरिका और ब्रिटेन से प्रभावित थे। 1941 में उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह सत्ता में आए। वो भी पश्चिमी देशों के तौर तरीके और महिलाओं की बराबरी को समझते थे। कस्ब ए हिजाब पर रोक लगा दी और महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति दे दी। इस्लाम अलाउ नहीं करता है महिलाओं की स्वतंत्रता, लेकिन ये जो वंश की हम लोग बात करते हैं, डायनेस्टी की बात करते हैं, पहलवी वंश, इसने लिबरलिज्म को चुना और महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार दिए। और ये बातें कुछ धर्मगुरुओं को कभी ठीक नहीं लगती हैं और इनके खिलाफ फिर क्रांति होना शुरू होती है। तो शुरुआत 1925 से बताई गई, ध्यान रखना। 1967 में ईरान के पर्सनल लॉ में भी सुधार किया गया, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिले। लड़कियों की शादी की उम्र 13 से 18 साल कर दी गई, साथ ही अबॉर्शन को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ईरान अपनी गोल्डन पीरियड की तरफ चल रहा था। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ की महिलाओं की फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटो आपको आज नहीं मिलेंगी। आज बुर्के और हिजाब में ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि 1970s के दौर में जो बदला ईरान, फिर ईरान दोबारा कभी सुधर नहीं पाया और एक इस्लामिक वर्ल्ड के सेंटर के तौर पर उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, क्योंकि रेडिकल जो इस्लाम है उसको पूरी दुनिया में चलाने का जो काम है, जिम्मेदारी है, वो ईरान की है। इतना बेहतर होने के बाद भी कैसे खराब हुआ, आपको क्या लगता है? इसके बारे में अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा। आगे की कहानी क्या है? शियाओं के धार्मिक नेता आयतुल्ला रोहल्ला खोमेनी शाह ने कि इन नीतियों का विरोध किया। ये जो शियाओं के धार्मिक नेता थे, इन्होंने इन नीतियों का विरोध किया और 1978 में उनके नेतृत्व में 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शाहयाद चौक पर जमा हुए।
इसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1979 में शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। 1970s में सब कुछ सही था और 1970s के बाद क्रांति होती है, लोग ही क्रांति लेके आते हैं और ईरान एक इस्लामिक और धीरे धीरे रेडिकल इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं ना कि जब अब नेता अच्छा होता है या सत्ता के लिए बेहतर काम करने लगता है तो वो जनता को समझ में नहीं आता है, और जनता भी इस विद्रोह का हिस्सा बन गई थी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जनता ने खुद इस हिस्सेदारी ली और महिलाओं जिनको इतनी आज़ादी दी गई थी वो भी इसका हिस्सा बनी हुई थी, और फिर जो ईरान है ये पूरे तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। दर दर भटक रहे बीमार शाह को अमेरिका ने कैंसर इलाज के लिए शरण दे दी। ईरानियों ने इसे अपना अपमान माना और शाह की वापसी की मांग तेज होने लगी, और फिर आई 4 नवंबर 1979 की वो तारीख जिसके बाद दुनिया ने अमेरिका की बेबसी देखी है। शाह जब कैंसर से पीड़ित थे तो अमेरिका जाते हैं इलाज कराने के लिए, अमेरिका इनको शरण दे देता है और ये ईरानियों के दिल पे लग जाती है कि जो व्यक्ति हमारे शरीयत लॉ के खिलाफ काम कर रहा है आप उसको शरण दे रहे हैं, तो हमारा ईगो हर्ट होने वाली कहानी है। और इसके बाद उस जंग की या उस हॉस्टेज क्राइसिस की शुरुआत होती है जिसने पूरी दुनिया में अमेरिका को बेबस कर दिया। तेहरान की सर्द हवा, सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त, अमेरिकी दूतावास के दफ्तर में बैठी पॉलिटिकल ऑफिसर एलिजाबेथ एन स्विफ्ट को अचानक एक शोर सुनाई देता है। ये 4 नवंबर 1979 की बात है, ये नाम याद रखना। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों ईरानी प्रदर्शनकारी दूतावास की दीवारें लांघकर अंदर घुस गए। दूतावास के अधिकारी आनन फानन में सीक्रेट डॉक्यूमेंट जलाने में लग जाते हैं। दोपहर तक प्रदर्शनकारियों ने इमारत की पहली मंजिल में आग लगा दी ताकि अंदर मौजूद अधिकारी डरकर बाहर निकल जाएं। 12:20 पर हालात काबू से बाहर हो गए। दूतावास का मेन गेट तोड़ दिया गया। 4 नवंबर 1946 को जो अमेरिका जो पूरी दुनिया को का बॉस अपने आप को मानता था उसके एक दूतावास पे कब्जा कर लिया। ईरान के युवाओं ने हमने ज़ेनज़ी जो प्रोटेस्ट है वो नेपाल का देखा है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। अमेरिका को झुकने पे मजबूर कर दिया था इस ज़ेनज़ी आंदोलन ने। अफरा तफरी के बीच 6 अमेरिकी अधिकारी दूतावास के पीछे के रास्ते से भागने में सफल हुए, जिनके बारे में प्रदर्शनकारियों को भनक नहीं लगी। दूतावास से कुल 66 लोगों को बंधक बनाया गया। इसमें से कुछ स्थानीय कर्मचारी थे जिन्हें जल्दी छोड़ दिया गया। बाकी बचे 53 बंधकों में डिप्टी एम्बेसडर से लेकर टेक्निकल स्टाफ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट और सुरक्षा स्टाफ भी शामिल थे। लोकल लोगों को भगा दिया, लेकिन इन 53 लोगों को इन्होंने कब्जा करके रख लिया। ध्यान रखना। चैप्टर 3 की बात करते हैं, हॉलीवुड का सेट और CIA का क्रिएटिव ऑपरेशन। ईरान के आगे अमेरिका इतना मजबूर हो जाता है कि उनको एक ऑपरेशन चलाना पड़ता है और हॉलीवुड की मूवी बनाने का काम करते हैं। मतलब CIA के जो एजेंट हैं वो एजेंट बन के नहीं जाते हैं, वो जाते हैं हॉलीवुड के फिल्म मेकर बनकर, और वहीं एक नकली फिल्म बनाने की कहानी रची जाती है और कहते हैं कि इस फिल्म बनाने के साथ में ये कुछ 5-6 लोगों को वहाँ से छुड़ाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ढेर सारे लोग रह जाते हैं और ये पैंतरा भी अमेरिका का काम नहीं आता है। मतलब कितना बेबस रहा होगा अमेरिका, आप कल्पना कर सकते हैं। ये पैंतरा भी इनका किसी तरीके से काम नहीं आता है। ये आर्गो करके मूवी है, इस पर एक मूवी भी बनी है अभी हॉलीवुड में, ध्यान रखना। 25 जनवरी 1980 को टॉनी मेंडेज और उनका एक साथी ऑपरेटिव जूलियन तेहरान पहुंचे। अगले 3 दिनों में उन्होंने छिपे हुए 6 अमेरिकियों को फिल्म क्रू मेंबर्स, लोकेशन स्काउट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर और स्क्रिप्ट एडवाइजर ग्रुप में नई पहचान दी। तो 6 लोग इनको मिले। इनको उन्होंने एक मूवी के जो एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं उनकी पहचान देकर यहाँ से उनको निकाला गया। तो 6 लोगों को निकाल पाते हैं एक फेक मूवी की स्क्रिप्ट रचकर। अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। फिर अमेरिका ने बहुत कोशिश की हेलीकॉप्टर से लोगों को लाने की, लेकिन हेलीकॉप्टर से लेकर नहीं आ पाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर जो लेने जा रहा होता है उससे दूसरा हेलीकॉप्टर टकरा जाता है और वो क्रैश हो जाता है। हर संभव प्रयास करने लगा है USA, लेकिन नहीं निकल पा रहा है इस जंग से। बाकी बचे बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार कूटनीतिक कोशिश चल रही थी, लेकिन हालात हर गुजरते हफ्ते के साथ खराब होते जा रहे थे। 6 नवंबर 1979 को ईरान के अस्थायी प्रधानमंत्री मेहदी वज़ारगान ने इस्तीफा दे दिया। अब ईरान की सत्ता पूरी तरह आयतुल्ला खैमेनी के हाथों में। ये वही खैमेनी है जो अमेरिका नाम भी नहीं लेना चाहता। इससे बातचीत के सारे औपचारिक रास्ते लगभग बंद हो गए। 7 नवंबर को राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने संकट सुलझाने के लिए
अपने प्रतिनिधि भेजे, पर खेमनी समर्थकों ने उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी। 12 नवंबर को ईरान के विदेश मंत्री अबुल हसन वंसद्र ने कहा कि अगर अमेरिका बीमार शाह को वापस भेज दे तो बंधकों को छोड़ा जा सकता है। ये जो बीमार शाह थे, पहलवी शाह, ये पूरी लड़ाई के आधार बन गए। अब अमेरिका की साख दांव पर थी। शाह को छोड़ता है तो समझौता होता है और दुनिया की सुपर पावर समझौता करेगी, नहीं छोड़ता है तो पूरी फजीयत हो रही है। लगातार ये सिलसिला चलता रहा, लोग नहीं छूट पाए और राष्ट्रपति कार्टर की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन। अप्रैल 1980 में जिमी कार्टर ने सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया, नाम रखा ऑपरेशन ईगल क्लॉ। एक फेल्ड ऑपरेशन, जो अमेरिका कहता है हम जो करते हैं, जो मतलब करते हैं सब सक्सेसफुल करते हैं, ये उनके इतिहास का वो फेल्ड ऑपरेशन है, वो सफल नहीं हो पाता है। तेहरान में बंधकों को गुप्त तरीके से छुड़ाने का मिशन शुरू होने से पहले ही बिखर गया। ऑपरेशन ईगल क्लो बेहद जटिल था। अमेरिकी फोर्सेस को ओमान के मसरिहा द्वीप से उड़ान भरकर पहले ईरान के रेगिस्तान डेजर्ट 1 तक पहुंचना था, जहां से हेलीकॉप्टरों को तेहरान जाकर अमेरिकी बंधकों को छुड़ाना था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। और ये सबसे दर्दनाक दिन था जिमी कार्टर के लिए। मई से नवंबर 1980 के बीच अल्जीरिया ने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाना शुरू की। यूएन ने भी कई बार अपील की, लेकिन खैमेनी शासन अड़िग रहा। वे चाहते थे कि अमेरिका शाह को लौटाए और ईरान के मामलों में दखल ना दे। आप शाह को लौटाओ, देखो ये प्लेन क्रैश हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। यूएन ने कोशिश की, अल्जीरिया ने कोशिश की, लेकिन मसले का समाधान नहीं हो पाया। आगे फिर क्या होता है समझते हैं। 20 जुलाई 1980 को ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ, जिससे ईरान की स्थिति कमजोर पड़ी और यहां से बदल जाती है पूरी कहानी, क्योंकि इराक का इनडायरेक्टली यूज कर लिया जाता है और ईरान इराक वॉर ने 444 दिन लंबी चली इस कहानी का अंत का या उसका समाधान निकाला। जब ईरान इराक वॉर होता है तो ईरान कमजोर पड़ने लगता है। अब ईरान के लिए बंधक संकट को खत्म करना एक जरूरत बन गया था, ताकि वो युद्ध पर ध्यान दे सके। नवंबर 1990 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए और रोनाल्ड रीगन ने जिमी कार्टर को हराया और खेमनी सरकार ने अमेरिका के साथ बातचीत फिर शुरू की, लेकिन इस बार अल्जीरिया के जरिए गुप्त चैनलों से। ईरान इराक वॉर नहीं होता तो शायद अमेरिका के इतिहास में और कलंकित दिन लिखे जा सकते थे, पर इस वॉर ने अमेरिका को प्लस पॉइंट दिया और ईरान को मजबूरी में इनसे बात करनी पड़ी। चैप्टर 6 से नए राष्ट्रपति की शपथ के 20 मिनट बाद ही बंधक रहा। 19 जनवरी 1981 में दोनों देशों के बीच अल्जीरियस अकॉर्ड हुआ। ये वही अल्जीरिया है जो इनके बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा था। समझौते पर सहमति बनी, जिसके तहत अमेरिका ने वादा किया कि ईरान के लोग $8 बिलियन की फ्री संपत्ति लौटाई जाएगी। अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों हस्तक्षेप नहीं करेगा और दोनों देश एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई रोकेंगे। 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और सिर्फ 20 मिनट बाद तेहरान एयरपोर्ट से 53 अमेरिकी बंधक रिहा कर दिए गए, ठीक उसी दिन जब कार्टर का कार्यकाल समाप्त हुआ। बंधकों को पहले अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस ले गया, वहां से फिर वियना और वाशिंगटन डीसी पहुंचाया गया। ये कहानी आपको बताती है कि आप सुपर पावर कितने भी हों, कभी कभी आपको झुकना पड़ जाता है जब कोई अपनी जिद पे अड़ जाता है। मैं यहाँ पर ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ ईरान को। ईरान अभी जो कर रहा है, रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा दे रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन 1979 में जो हुआ वो बताता है कि आप सुपर पावर कितने भी क्यों ना हो, कभी कभी आपको झुकना पड़ता है। और अगर ईरान इराक वॉर नहीं होता तो शायद ये कहानी और लंबी चली जाती। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी कहानी है ईरान इराक वॉर की, इस कहानी के बीच में अमेरिका ने अपनी साख को बचा लिया, नहीं तो शायद अमेरिका को और अपमानित होना पड़ता। आपको क्या लगता है, अमेरिका अभी जिस तरीके से कर रहा है, क्या कोई देश उसको इस तरीके से फिर से पटखनी दे सकता है? क्या फिर से कोई उसके खिलाफ मोर्चा खोल सकता है? आपकी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर यही है कि आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इससे जुड़ सकते हैं और ये डिस्कशन आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ दैनिक भास्कर को कि उन्होंने ये एक खबर हमको प्रोवाइड की और हम इस पर आपके लिए वीडियो बना पाए। थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो फैक्ट को आप ध्यान मत देना, बस समझने की कोशिश करना कि पावर झुकती है पर झुकाना आना चाहिए, और झुका दिया ईरान ने अमेरिका को। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे किसी सेशन में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।